1938 में एक्शन कॉमिक्स यानी कि सुपरमैन वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी और इसको देखकर एक आदमी का दिमाग चला और वो आदमी था मार्टिन गुडमैन यानी कि फाउंडर ऑफ मार्वल। इन्होंने एक्शन कॉमिक की बढ़ती ग्रोथ को देखकर मार्वल कॉमिक्स की स्टार्टिंग करी। इन्होंने 1939 में एक कंपनी स्टार्ट करी जो कि थी टाइमली कॉमिक्स और उसको बाद में अभी मार्वल के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट कॉमिक जो थी इनकी वो ह्यूमन टॉर्च और नामोर पे बनाई थी इन्होंने, जिन कैरेक्टर को आप अभी जानते भी होंगे। और ये उस समय काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुई और इसकी 10 लाख कॉपीज़ भी सेल्स हुई। और वहीं दूसरी तरफ जो डीसी वाले थे यानी कि एक्शन कॉमिक्स वाले, वो नए नए कैरेक्टर्स को निकालते जा रहे थे, अलग अलग कैरेक्टर्स को उभारते जा रहे थे। फिर 1939 के बाद मार्टिन ने जैक कर्वे और स्टीव डेटको को काम पर रखा एज अ स्टोरी राइटर। उनको भी जगह दी मार्वल में। और आप में से मार्वल के जो फैन हैं वो स्टीव डेटको को तो सब जानते ही होंगे कि ये कितने बड़े आदमी हैं। और इन्होंने एक और आदमी को रखा था जो कि मतलब किसी काम का नहीं कह सकते कि मतलब इनका कुछ काम नहीं था। वो थे स्टेन ली। उस टाइम इनके पास कुछ ज़्यादा काम नहीं हुआ करता था, इनसे जो कहा करते थे वो ये कर देते थे। और मार्टिन गुडमैन जो थे उनके साले थे स्टेनली, यानी कि उनकी बहन के भाई थे ये। फिर 1941 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, उस समय इन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा सुपर हीरो बनाना चाहिए जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करे। तो उन्होंने कैप्टन अमेरिका के बारे में सोचा और उसके लिए उन्होंने कॉमिक भी तैयार करी। बट जो कैप्टन अमेरिका की कॉमिक थी वो सबके रिकॉर्ड फाड़ गई, यानी कि वो टॉप लेवल पे चल गई थी कॉमिक्स में और उसकी करीबन 20 लाख तक कॉपीज़ भी बिक चुकी थी। और मार्वल उस टाइम सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी और कैप्टन अमेरिका की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हिट भी हो चुकी थी। फिर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होने के बाद कैप्टन अमेरिका का जो क्रेज़ था वो काफ़ी ज़्यादा डाउन में जाने लग गया था, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी तो कैप्टन अमेरिका अब उनके लिए नॉर्मल सुपर हीरो हो चुका था। तो अब मार्टिन ने टाइमली कॉमिक्स से नाम रख लिया था एटलस कॉमिक्स और उसके बाद उन्होंने काफ़ी टाइम तक एटलस कॉमिक्स ही रखा और उसके बाद उन्होंने मार्वल कॉमिक्स नाम रखा फाइनली। और फिर मार्टिन ने अपना सबसे बड़ा काम करना शुरू करा, यानी कि उन्होंने अब अपने सुपर हीरोज़ को निकालना शुरू करा। जैसे कि उनमें से आप कुछ को तो जानते भी होंगे, जैसे कि हल्क हो गया, आयरन मैन हो गया और फैंटास्टिक फोर, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर और भी कई सारे। और इससे मार्वल कॉमिक्स की जो ग्रोथ थी वो टॉप पर हो चुकी थी, यानी कि अब दूर दूर तक कोई नहीं था। और स्टेन ली ने 1961 में एक फैमिली कॉमिक भी लॉन्च करी जो कि थी फैंटास्टिक फोर। और वो उस टाइम लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आई, क्योंकि मतलब सिंगल सिंगल कैरेक्टर निकल रहे थे, उसके बीच स्टेन ली ने एक फैमिली टीम भी खड़ी कर दी, वो थी फैंटास्टिक फोर। और वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई भी लोगों को, क्योंकि ऐसी चीज़ ना तो कभी डीसी ने निकाली और ना ही किसी और कॉमिक्स वालों ने निकाली। तो ये चीज़ मार्वल को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिलाई। और 1972 में मार्टिन के बाद फाइनली स्टेन ली मार्वल के प्रेसिडेंट बन चुके थे और उस टाइम मार्वल ने एक्शन कॉमिक्स यानी कि डीसी को एकदम पछाड़ दिया था। फिर 1972 से 1990 तक मार्वल दुनिया की सबसे बड़ी कॉमिक्स कंपनी रही। और तो और वार्नर ब्रोस ने डीसी के कैरेक्टर बेचने को भी कह दिया था। उस टाइम ऐसी स्थिति हो चुकी थी डीसी के कि वो कह रहे थे मार्वल वालों से कि हमारे जितने भी कैरेक्टर है वो आप ले लो, हमारे साथ अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम उन पे लगा सकें। बट मार्वल ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचो, अगर उस टाइम मार्वल ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी तो आज मार्वल कुछ ज़्यादा ही अलग होता। हमारा पावरफुल कैरेक्टर थॉर की जगह सुपरमैन होता और कैप्टन और बैटमैन दो फाइटर होते हमारे पास तगड़े तगड़े। बट 1990 के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही थी उसी के बीच लोगों ने कॉमिक्स देखना बंद कर दिया था, यानी कि एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया था, यही मानो। उस टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी
तो उस चक्कर में लोगों ने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना पहले दिया करते थे। अब मार्वल जो था वो धीरे धीरे लॉस में जाने लग गया, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था उनको। फिर 1996 में उन्होंने कैरेक्टर को बेचने का शुरू करा। जी हाँ, मार्वल ने भी कैरेक्टर बेच दिए थे। उसके बाद उन्होंने हल्क को बेच दिया यूनिवर्सल मूवीज़ को, स्पाइडरमैन को बेच दिया गया सोनी पिक्चर्स को, और फैंटास्टिक फोर जो थी उसको बेच दिया गया फॉक्स को। और ऐसे ऐसे करते करते काफ़ी सारे जितनी भी कैरेक्टर्स थे वो सारे लगभग बेच दिए गए थे, बट मेन मेन नहीं बेचे थे। फिर 2003 में उन्होंने सोचा कि अब अगर टेक्नोलॉजी बढ़ी रही है तो हमें भी कुछ टेक्नोलॉजिकल करना चाहिए। तो उन्होंने एक मूवी निकाली जो कि हल्क पर थी, बट वो मूवी ने इतना कमाया नहीं इसको जितना कमाना चाहिए। बट फिर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने फिर से बनाई 2008 में आयरन मैन 1, जो कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही। और उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में ही $100 मिलियन कमा लिए थे। और टोटली अगर देखा जाए तो उस मूवी ने $500 मिलियन कमाए थे उस टाइम। अगर वो मूवी उस टाइम अगर हिट नहीं जाती तो ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि आज एंड गेम नहीं आती और ना ही इन्फिनिटी वॉर आती। क्योंकि उस टाइम अगर अपनी आशा छोड़ देता मार्वल, स्टैनली अपनी आशा छोड़ देते, तो फिर मार्वल कभी इस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाता जिस लेवल पर वो आज है। फिर 2009 में मार्वल की आयरन मैन की ग्रोथ देखते हुए डिज्नी ने सोचा कि हम मार्वल के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो डिज्नी 2009 में मार्वल के साथ जुड़ गया और 2015 में सोनी भी जुड़ गया और 2018 में फाइनली फॉक्स भी जुड़ गया। और जितने भी मार्वल के कैरेक्टर मार्वल ने बेचे थे वो सारे वापस रिटर्न हो गए। और आज MCU वाकई में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स कहलाता है। मतलब उसके अंदर जो मूवीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आ रही है। और ये मानिए इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मार्वल को, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग पागल भी है मार्वल के पीछे। और तो और सच बताऊं तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है मार्वल। बट DC भी कुछ कमज़ोर नहीं है, DC भी बहुत सही है। बट उसके अंदर जिस हिसाब से स्टोरी लाइन चलती है वो कुछ अजीब सी चलती है, तो उसको समझने में लोग थोड़े से तकलीफ में हो जाते हैं। बट DC भी कम नहीं है, DC भी तगड़ा है। मुझे सच भी बताऊं तो उसका एक फिक्शनल कैरेक्टर है बैटमैन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक।